किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, पारंपरिक खेती तो हर किसान भाई लगाते ही लगाते हैं, लेकिन पारंपरिक से अलग हटके आजकल जो चलन चल रहा है वो चल रहा है उद्यानिकी का। क्योंकि उद्यानिकी से हर किसान भाई ये सोचता है कि हम मिश्रित खेती करें या उद्यानिकी को साथ में लगाएंगे तो अधिक लाभ या अधिक मुनाफा कमा पाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे, इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पृष्ठभूमि रहने वाली है। आज हम बात करेंगे उद्यानिकी में सामयिक कार्य, और इस पे विस्तार से जानकारी देंगे हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल जी। वैज्ञानिक हैं, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। और साथ ही आज हमारे साथ एक सफल किसान भी हैं, दिनेश पाराशर जी, जो कि कृषक ग्राम बीलखेड़ा से हैं, बमोरी से। स्वागत है सर आपका। और बाकी तो आप जानते ही हैं कि सजीवन कार्यक्रम रहता है, यानी कि अगर आप उद्यानिकी से जुड़े हुए, उद्यानिकी में सामयिक कार्य से जुड़े हुए कोई सवाल, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, 1800-233-0040। ये हमारा टोल फ्री नंबर है। साथ ही लैंडलाइन नंबर है 0755-266-0049। आप इन नंबर्स पे कॉल करके विषय से जुड़ा हुआ, उद्यानिकी में सामयिक कार्य से जुड़ा हुआ अगर कोई विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो उद्यानिकी की बात करें सर, इस समय जो हमारे उद्यानिकी में फसलें लगी हुई हैं और किस तरह से, क्योंकि बारिश बहुत कम हो रही है, ये सबसे बड़ा समस्या है किसान भाइयों के लिए, तो किस समय उनको सामयिक कार्य करना है? देखिए, अगर उद्यानिकी की बात करते हैं तो उद्यानिकी में इस समय, क्योंकि जो रबी का मौसम की शुरुआत है और यही मुख्य समय होता है वर्ष में जब हम उद्यानिकी फसलें लगाते हैं, तो बहुत सारे किसान भाइयों ने इस समय खेतों में सब्जी फसल, विशेषकर टमाटर, मिर्ची, बैगन की फसलें खेत में लगा दी है। और साथ ही साथ गोभी तो हमारा बरसात के समय से ही इस समय चल रहा है। भिंडी लगभग ख़त्म होने पे आ रही है, भिंडी भी इस समय खेतों में लगी हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि टमाटर की जो फसल है वो भी खेतों में लगी हुई है। और इस समय बहुत सारे ऐसे सामयिक कार्य हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे कि इस समय कोई कीड़े बीमारी भी आते हैं। इसके अलावा इस समय नई हम पौधे भी लगा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया उद्यानिकी में शुरुआत है, तो हम इस समय पत्तेदार सब्जियां हुई और जो जड़ वाली फसलें होती जैसे गाजर, मूली, इनको भी खेत में लगा सकते हैं। और यही समय है जब हम खेत की तैयारी करेंगे अगेती आलू के लिए, इसके बाद लहसुन के लिए, और प्याज की भी कुछ समय रुक के हम नर्सरी लगाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो किसान भाई इस समय कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाइयों के लिए आज बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे बात की नर्सरी की, तो हम उसी पे आ जाएंगे सर। लेकिन नर्सरी पे जाने से पहले हमारे साथ एक उन्नत किसान है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में आपने अपने खेत में क्या क्या लगा रखा है और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए क्या हमारे किसान भाई सामयिक कार्य कर सकते हैं? जी, मैंने अभी मिर्च और टमाटर लगा रखे हैं मैम। इसके साथ साथ ही मैं मतलब आगे अभी प्याज का रोपा डालने वाला हूँ। अभी लहसुन लगना शुरू हो जाएगी। इस तरह से मैं जैविक गोबर का खाद बना के उसमें खाद डाल के जैविक खेती को ही आगे मतलब प्रोत्साहन करता हूँ, ताकि मानव शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं पड़े। जो रासायनिक है उसको कम से कम किया जाए। मैं किसान भाइयों से ये निवेदन किया। वो जैविक खेती में लागत भी कम आती है और खाद घर से ही बन जाता है गोबर का किसान भाई के लिए। क्या बात है। तो जैसा कि हमारे उन्नत किसान बता रहे हैं कि जैविक का वो उपयोग करते हैं जिससे कि स्वास्थ्य भी आपका सही बना रहे। अब यहाँ पे सर पौधारोपण की बात आने वाली है। जी। नर्सरी का हमें किस प्रकार से ध्यान रखना है और कैसे पौधारोपण करना है? देखिए, नर्सरी में क्या होता है, सब्जियों से अधिक उत्पादन। सब्जियां ऐसी फसल है जिसमें बहुत ज्यादा उत्पादन होता है और किसानों को कम क्षेत्र में बहुत अधिक उत्पादन मिलता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आवश्यक होता है कि सही किस्म के बीजों का चुनाव करें और सही ढंग से पौधों को तैयार करें। तो क्योंकि आजकल उद्यानिकी फसलों में जो सब्जियों के बीज आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, तो हमको सबसे पहले उन्नतशील जातियाँ जो हमारे क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं वो हमको लेना है। इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो उन्नतशील जाति आती है जिसके बीज आप लगाकर फिर फल आता है, फिर उसी से बीज तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें आजकल संकर बीजों का या हाइब्रिड बीजों का चलन आ गया है। तो इसमें क्या होता है, हमेशा हमें हर बार बीज लेने पड़ते हैं और इनकी थोड़ी लागत ज़्यादा होती है। पहले परंपरागत ढंग से हम देखते थे, खेतों में हमने ज़मीन तैयार किया और उसमें बीज डाल दिए, फेंक दिया, और उसमें से जब पौधे उगते थे तो हम खेत में लगाते थे। लेकिन आज के समय में वो चलन में नहीं है। उसमें कई प्रकार की बीमारियां एवं कीड़ों की संभावनाएं रहती हैं और अंकुरण भी कम होता है। तो ऐसे में प्रो ट्रे के माध्यम से ही हमको नर्सरी तैयार करना चाहिए। तो आजकल बाजार में आप देखेंगे कि 100 छिद्रों वाली
प्लेट्स आती हैं, ट्रेज होती हैं, और उसमें हमको कोकोपीट जो नारियल का चूरा होता है उसको इसमें भरते हैं और इसमें एक एक बीज लगाते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें जो अंकुरण होता है वो 100% होता है और इसमें जो पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होता है, पौधों में किसी प्रकार के फफूंद या गलन की संभावना नहीं रहती है। और ऐसे जो पौधे तैयार होते हैं इनको हम शेड नेट हाउस और कीट अवरोधी जाली के अंदर तैयार करते हैं, जिससे ऊपर से जो कीट लगते हैं जो वायरस जनित रोगों को फैला सकते हैं उनसे भी हमारे पौधे सुरक्षित हो जाते हैं और जल्दी पौधे तैयार हो जाते हैं। तो आपको ज़मीन की अपेक्षा इन ट्रे में कोकोपीट के माध्यम से हमको पौधे तैयार करने और 1 महीने में हमारे स्वस्थ पौधे तैयार हो जाते हैं और उनको ही हमको लगाना है। बहुत से ऐसे किसान भाई होंगे कि उनको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा काम है, तो आप हमेशा अगर खुद पौधे तैयार नहीं कर रहे हैं तो आपके आसपास जो इस तरह की उन्नत नर्सरियां हैं वहां पर आप संपर्क करके अपने हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से जो भी किस्म आपको चाहिए उनको बता दें कि आप हमारे लिए पौधे तैयार कर दें और वो पौधे लाकर अपन लगा सकते हैं। अच्छा सर, ये जो बात आपने कही है कि नर्सरी से हम पौधे लाके लगाएं, ये तो ठीक है, लेकिन आपने इसमें एक बात ऐड की कि कोकोपीट का हम इस्तेमाल करना है जिससे कि पौधे जो हैं वो अच्छे से विकसित हो सके। मिश्रण क्या हमें बनाना रहेगा या सिर्फ हम कोकोपीट का इस्तेमाल? नहीं, देखिए इसमें 2 तरह से होता है। या तो आप केवल कोकोपीट का इस्तेमाल कर लें और 5 किलो की एक ईंट जैसे आती है 20 लीटर पानी में उसको डालेंगे तो वो पूरा उसमें नमी आ जाएगी और लगभग 20 ट्रे के लिए वो पर्याप्त होगी, तो उसको आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान हमको रखना है कि उसमें क्योंकि किसी भी प्रकार का पोषक तत्व नहीं होते, भूमि में तो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, तो उसमें हमको 19-19-19 जो बाजार में मिलता है घुलनशील उर्वरक होता है, तो एक में आप देखेंगे कि 5 से 10 ग्राम एक ट्रे के मान से हमको उसको मिला देना जिससे पोषक तत्व मिलता रहे। और एक बात और, जैसे आपने बोला, एक बात हमको और ध्यान रखनी है कि जब इसमें पौधों में अंकुरण आ जाए फिर उसके बाद हमको ऊपर से पोषक तत्वों का छिड़काव करना है, अन्यथा आपको लगेगा कि पौधे तो धीरे धीरे करके पत्तियां पीली पड़ रही क्योंकि उसमें पोषक तत्व नहीं रहता है। तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अब पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पत्तियों में कीट आ रहा है, ये 2 अलग अलग प्रकार की चीजें हो जाती हैं और कैसे हमें इनका निदान करना है ये हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञ से, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं हमारे उन्नत किसान की तरफ। अच्छा, आपने हमें बताया कि आप जैविक का उपयोग करते हैं, तो जैविक का किस तरह से उपयोग करते हैं? क्या आप कीटनाशक भी जैविक का उपयोग करते हैं या उर्वरक भी करते हैं, और करते हैं तो उसमें क्या क्या उपयोग करते हैं? जो कीटनाशक हम बनाते हैं उसको मई में नीम की पत्ती डालते हैं, सीताफल की, नीम की निवोली, और उसको सड़ा के फिर हम उस पर सब्जियों पे उसका स्प्रे करते हैं, इससे कीट पूरी तरह हट जाता है। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल घर का ही हो गया सारा सामान, वही भी आपका घर का हो गया है और आपने फिर उसको प्रिजर्व करके रख लिया है। अच्छा, आपने उर्वरक अगर आप यूज करते हैं तो उर्वरक का किस तरह से उपयोग उर्वरक का हम जो जैविक खाद आता है उसको हम बाजार से भी लेते हैं और खुद भी बनाते हैं, उसका छिड़काव करके इसके बाद उसमें हल्का हल्का पानी देते हैं। इसके बाद वो 2-4 दिन 8 दिन के बाद वो सब्जियों का अपने आप कलर बदलने लगता है और सब्जी में टेस्ट भी आता है और उसमें शाइनिंग भी आती है और पूरे मतलब जो रोग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्या बात है। तो हमारे जो दिनेश जी हैं, उन्नत किसान हैं, वो हमें बता रहे हैं कि जैविक का आपको उपयोग करना है और जैविक का उपयोग करके किस प्रकार से आप अपने पौधे को स्वस्थ और विकसित बना सकते हैं। सर, वापस हम वहीं पे जाएंगे। हम बात कर रहे थे कि भाई अगर हम शुरुआती अवस्था में ही उसको सही उर्वरक दे देते हैं तो उसकी बढ़वार अच्छी होती है। अब हमको कितने दिनों के बाद उसको नर्सरी से हमें ट्रांसप्लांट करना है? देखिए, जो भी पौधा होता है सामान्यतः जो सब्जी के पौधे होते हैं वो 25 से 35 दिन के अंदर, 35 दिन की अवस्था में पौधे तैयार हो जाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे पौधे हमारे 25-30 दिन में हो गए और लगभग 4-5 इंच के पौधे हो गए हैं, तो उसको, क्योंकि अभी तो हमने उसको संरक्षित वातावरण में रखा है, तो आप ट्रांसप्लांट करने से 2-3 दिन पहले, रुपाई करने से 2-3 दिन पहले थोड़ा 1 दिन के लिए उसमें पानी रोक दीजिए, हल्का सा उसमें थोड़ा सा शौक आएगा, फिर रुपाई करने के समय उसमें 1 दिन पहले थोड़ा सा पानी दे दीजिए। अब दूसरी चीज़ और ध्यान में रखनी है कि क्योंकि हम खेत में लगाएंगे पौधे, तो हो सकता है वहाँ पर किसी भी प्रकार के कीट एवं बीमारियों के आने की संभावना रहे, तो ऐसे में क्या करेंगे, जब हम खेत में रुपाई करेंगे उससे पहले इसमें कीटनाशक का छिड़काव कर देंगे। विशेषकर जो रस चूसक कीट होते हैं उनसे हमें अपनी फसल को बचाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वही वायरस जनित रोगों को फैलाती है। तो उससे पहले हम इसको पौधों में कीटनाशक का छिड़काव करेंगे।
इसके बाद और एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम छिड़काव कर देते हैं और खेत में ले जाते हैं तो खेत की तैयारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। यानी उठी हुई क्यारियों में भी, समतल क्यारियों में सब्जियों के पौधों को लगाना अनुशंसित नहीं है। तो उठी हुई क्यारियां लगभग 1 मीटर चौड़ी जो क्यारियां होती हैं, 30-40 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारियों पे 2-2 कतार में हमको इसमें पौधों को लगाना होता है। लगाने के लिए जैसे हमने नर्सरी से निकाल तो लिया है, लेकिन आप ध्यान रखें कि हम दोपहर बाद अगर प्लांटिंग करते हैं या खेत में रुपाई करते हैं तो ज़्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि जैसे ही नई जगह पे पौधा जाता है और अगर हमने सुबह कर दिया तो दिन की धूप पड़ेगी और उसका मिट्टी से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया तो पौधे में जो नमी है वो उड़ जाएगी और जिससे पौधे की मरने की संभावना रहेगी। तो शाम को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बात कही है सर। तो यहाँ पे हम और विस्तार से इसके बारे में जानेंगे कि कब आपको खेत की तैयारी करना है, किस प्रकार करना है, ये सारी बातें करेंगे ब्रेक के उस पार। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा सजीवन यानी कि फोन इन कार्यक्रम है, तो उद्यानिकी में सामयिक कार्य से जुड़े हुए अगर कोई प्रश्न है तो आप हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। नंबर आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं, 1800-233-0040 यह हमारा टोल फ्री नंबर है। साथ ही लैंडलाइन नंबर 0755-266-0049। आप इन नंबर पर कॉल करके विषय से जुड़े हुए सवाल भी पूछ सकते हैं। अंतराल से पहले सर आप बात कर रहे थे खेत की तैयारी की, वापस वहीं पे जाना चाहेंगे कि जब पौधा हमारा नर्सरी में लगा हुआ है, क्या उस दौरान ही हमारे किसान भाइयों को अपना खेत तैयार करना है या पौधा तैयार होने के बाद करना है? नहीं, देखिए हमारे पास नर्सरी में जब पौधा रहता है तो हमारे पास समय रहता है कि हम खेत को तैयार कर लें। खेत को क्या होता है कि अच्छा पहले तो ऐसा खेत चुनना चाहिए जहाँ पर जल निकास अच्छा हो, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो निश्चित रूप से जो भी हमारी उद्यानिकी फसलें वो गलने की संभावना रहेगी। तो अच्छे से खेत को बना लीजिए, कल्टीवेटर चला लीजिए, इसके बाद रोटावेटर चला के मिट्टी को भुरभुरी कर लीजिए। फिर जो इसमें बंड फार्मर होते हैं जो कि अपना उठी हुई क्यारियां बनाते हैं उसका आप बना लीजिए। इसके बाद रुपाई से पहले हमको है ना उसमें मार्किंग भी करनी है, यानी मार्किंग ऐसी करनी है कि कहाँ पर ड्रिप आ रही है, क्योंकि ड्रिप भी लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें। ड्रिप लगा देंगे और साथ में आजकल प्लास्टिक मल्चिंग का भी चलन है, क्योंकि जो आने वाले समय में अब पानी तो आएगा नहीं, तो ऐसे में गर्मियाँ भी आने वाले है तो वाष्प बन के पानी नहीं उड़ता है और साथ में खरपतवारों का भी नियंत्रण रहता है। तो आप पहले क्यारियाँ बना लीजिए, ड्रिप बिछा लीजिए, फिर मल्चिंग या प्लास्टिक मल्चिंग बिछा लीजिए, फिर उसके बाद उसमें निश्चित 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर उसमें छेद कर लीजिए। जब ये तैयारी सारी हो जाए फिर उसके बाद ही आपको पौधों को खेत में लगाना है। अगर टमाटर मिर्ची जैसी फसल लगाना है, विशेषकर टमाटर लगाना है, तो क्योंकि आजकल जो पौधे होते हैं उनकी बढ़वार अच्छी होती है, इंडिटर्मिनेट टाइप के होते हैं, लगभग 5 से 6 फीट होते हैं। तो जैसे ही पौधों को ट्रांसफ़र करें उसके बाद हमको इसमें बांस भी लगाने हैं। अच्छा, पौधों को सपोर्ट करना है, तो वो भी आपको तैयारी, क्योंकि समय किसानों को नहीं मिल पाएगा। लगभग आप देखिए 45 दिन में फूल आना चालू हो जाते हैं और 1-2 महीने में फल निकलना चालू हो जाते हैं। तो खेत बनाने का प्रक्रिया जैसे ही नर्सरी में पौधा है और आपको लग रहा है 10-15 दिन में तैयार होगा, तो खेत की भी आप तैयारी करते रहिए।
दिनेश जी, आपने बताया था कि आप इस समय प्याज के लिए तैयारी करने जी, वाले, जी, प्याज लगाने वाले हैं। किस तरह से लगाने वाले हैं? क्या आप नर्सरी का उपयोग करके लगाएंगे? कितने दिन का समय देंगे उसको? नर्सरी का उपयोग करके पहले हम उसका रोपा डालते हैं। रोपा डालने के बाद जैसे ही सर ने बताया कि 15, 20, 25 दिन में रोपा तैयार हो जाता है, इसके बाद हम उसको क्यारियाँ बना के उसमें शिफ्ट कर देते हैं, क्यारियों में। तो उसमें फिर पानी देते हैं तो वो पौधा अपने आप बढ़ना शुरू हो जाता है। कितने दिन बाद आप उसको शिफ्ट करते हैं? हम 15 से 20 या 25 दिन बाद शिफ्ट कर देते हैं। अच्छा जी जी। तो यहाँ पे आप अभी प्याज लगाने वाले हैं, क्या इसके अलावा भी उद्यानिकी में कोई और फसल है जो आप लगाएंगे? हाँ, उद्यानिकी प्याज भी लगाएंगे, लहसुन भी लगाएंगे, और कुछ मतलब जो है मेंढों पे जैसे मुनगा वगैरह ये भी लगा लेते हैं। तो उससे भी किसान को अच्छी आमदनी हो जाती है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान की ज़्यादा से ज़्यादा आय हो, माननीय मुख्यमंत्री जी किसान की ज़्यादा से ज़्यादा आय हो इसकी तरफ जरूरत है। उसके लिए मिश्रित खेती किसान करे तो उसको बहुत लाभ होगा। जैसे उसमें डेयरी हो गई और आपकी कुछ फल की भी हो गई और इसमें सब्जियों की खेती भी हो गई, तो उससे किसानों को बहुत लाभ। सर ने बताया उन्नत किस्म के बीज, सर ने बहुत अच्छी बात बताई। अगर उन्नत किस्म के बीज अपन लाएंगे तो ज़्यादा फल मिलेंगे अपने को। सर विजय जी, हम आपके पास आना चाहेंगे कि हम पपीते की अगर बात करें, जी जी, पपीता एक ऐसा फल जो कि हर समय चलता है और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो पपीता इस समय अगर लगा हुआ है तो बीमारियों के प्रकोप से कैसे उसे बचा सकें? देखिए पपीता जैसे आपने बोला ना, किसानों को कम समय में एक ही फल है जो कम समय में ज़्यादा लाभ देता है। यानी लगाने के बाद लगभग 1 साल के अंदर हम उसमें से फल तोड़ के बाजार में बेच देते हैं और अगले आने वाले 6-8 महीने में दूसरी फसल भी लगा देते निकाल भी लेते हैं। यानी 2 फसलों के बाद फिर नई फसल लगा देते हैं। तो जैसे ही पपीते को खेत में लगाते हैं तो उसमें चूंकि अभी बारिश का मौसम जाता हुआ है तो इसमें रस चूसक कीटों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है। रस चूसक कीटों में अगर बात करें तो सफ़ेद मक्खी जो होती है वो पौधों का रस चूसती है और साथ ही साथ वायरस का प्रसार भी करती है। यानी तो उससे क्या, पत्तियां मुड़ जाती हैं और आप देखेंगे कि पूरा पौधे की बढ़वार रुक जाएगी, पौधे में फूल और फल नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और आपने देखा कि 1 या 2 किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके अनुभव होंगे कि अगर हमने 1000 पपीते लगाए, 1 या 2 पौधे में इस तरह की समस्या दिख रही है और अगर हमने समय पर उसकी रोकथाम नहीं की तो कुछ ही समय में पूरे जो बगीचा है वो खराब हो जाता है। तो सबसे पहले इस तरह से पत्तियों में गुच्छा बनता हुआ दिखे, बढ़वार रुक जाए तो आप खेत का निरीक्षण करें। अगर इस तरह की संभावना दिख रही है तो उन पौधों को निकाल के सुरक्षित रूप से खेत के बाहर ले जाएं और उनको मिट्टी में दबा दें जिससे उस रोग का प्रसार ना हो, यानी वो वायरस ना फैले। दूसरा, जो वायरस का प्रसार करता है सफ़ेद मक्खी, उसका नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमको ध्यान में रखना है कि जैसे ही हमने पौधों को, ग्रसित पौधों को हटा दिया, उसके बाद नीम का तेल का छिड़काव करें। लगभग 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर हमको नीम का तेल जो बाजार में मिलता है उसका हमको इसमें छिड़काव करें। और जैविक अगर हम कीटनाशकों की बात करें तो इसमें बिवेरिया वेसियाना है या वर्टिसिलियम है, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फिर भी इसमें प्रकोप दिख रहा है तो इमिडाक्लोप्रिड या थायोमिथॉक्सोन जैसी भी दवाई आती हैं जो 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर हमको छिड़काव करना चाहिए। तो पपीते से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको कीट नियंत्रण, बीमारियों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ एक बात और बोलना चाहूँगा किसान भाइयों को, क्योंकि एक पौधे में 50 से लेके 70-80 फल तक आते हैं आज के समय में जो किस्में आती हैं, तो उसमें पोषक तत्व भी देना बहुत ही आवश्यक है। तो हर 2 महीने में हमको पोषक तत्व देना है। ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ तो हर हफ्ते में पोषक तत्वों की दिया जाता है। इस बात पे आने वाली थी सर कि अब इस समय जो पानी की समस्या हो रही है, सबसे ज्यादा समस्या हो रही है, पानी उतना गिर नहीं रहा है। तो सिंचाई जो पपीता लगा हुआ है उसमें किस प्रकार से कर सकते हैं? अगर आप पपीते की बात कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए तो उसमें पपीते में तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग इसमें करना आवश्यक होता है। टपक सिंचाई पद्धति भी जैसे बोलते हैं। इसमें जो पौधे की दूरी होती है, इसमें इनलाइन ड्रिप इरिगेशन की जगह ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे 6 फीट या 5 फीट पे पौधे लगे हुए हैं तो हर पौधे के पास हमको ड्रिपर उसमें फिट होता है और बूंद बूंद करके पानी उसमें जाता है। और अच्छा सिस्टम जो होता है कि एक पौधे पे अगर हम 2 ड्रिप लाइन डालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसमें इसका फ़ायदा ये होता है, पानी तो हम देते ही हैं, साथ ही साथ जो उर्वरक है, जैसे मैंने बताया पौधे को बहुत ज़्यादा खाद की आवश्यकता होती है, तो इसमें घुलनशील मात्रा में वेंचुरी के द्वारा पौधों में खाद भी दी जाती है। जैसे हमारे किसान भाई देख भी इस तरह से आप देख रहे हैं ना कि आप देखिए फल कितना ज़्यादा आता है पपीते में। आप पूरा यानी पौधा एक 40 से 50 आज
इसमें फल होते हैं। और इसमें एक बात और, जो किसान भाई लगाना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उठी हुई मेड़ बनी हुई है ना। तो इस तरह से आपको लगभग 1 मीटर चौड़ी उठी हुई मेड़ बनानी है और इस पे ड्रिप इरिगेशन, आप देखेंगे यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन की काली काली पाइपलाइन डली हुई हाँ है। तो ये डालने से क्या होता है कि भले आपके पास ज्यादा पानी है लेकिन फिर भी आप ड्रिप डालें, क्योंकि ज्यादा पानी होने से ये नहीं है कि आपको पौधों को ज्यादा पानी देना, पौधों को तो निश्चित मात्रा में पानी की आवश्यकता है ना। तो ये कंट्रोल्ड मैनर में पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत ही उपयुक्त होता है और साथ ही साथ पोषक तत्व भी इसके माध्यम से देते हैं। तो लेबर की भी बचत होती है, समय पे पानी मिलता है, समय पे खाद मिलती है और उत्पादन अच्छा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की पपीती की, अब हल्दी और अदरक पे अगर हम जाएं, और हल्दी अदरक में सामयिक कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, हल्दी और अदरक जो है बहुत अच्छी फसल है, थोड़े लंबे समय की फसल है और इस समय बाजार में किसान भाई देख रहे होंगे कि अदरक का भाव भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो मई के महीने में हमारे प्रदेश में लग जाती है, मई और जून के। और हल्दी और अदरक में चूंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो, क्योंकि ये छाए वाले स्थान में भी हो जाता है, तो इसको क्या करते हैं कि बगीचे के बीच में और फसलें नहीं हो पाती हैं तो इसको बगीचे के बीच में लगा देते हैं। और चूंकि ये जड़ वाली फसलें होती हैं इनकी, तो इसमें क्या होता है कि जड़ वाली फसलें और अच्छी इसका जड़ का विकास हो, अच्छे कंदों का विकास और अच्छा उत्पादन मिले, इसलिए आवश्यकता होती है कि इसमें समय समय पर मिट्टी चढ़ाते रहें। नहीं तो अगर मिट्टी नहीं चढ़ाएंगे तो पौधा तो ऊपर दिखेगा लेकिन उसमें नीचे जो जड़ों का विकास नहीं होगा और जड़ों का विकास सीधे सीधे उत्पादन पर निर्भर करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी है। अगर हम संक्षेप में जानना चाहें कि आप सलाह अगर हमारे किसान भाइयों को देना चाहें तो क्या कहेंगे? बिल्कुल संक्षेप में। हाँ, मैं बोलूंगा किसान भाइयों, आप अभी नर्सरी तैयार कर लीजिए, खेत को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बीज अच्छा लीजिएगा, टपक सिंचाई की व्यवस्था अपने खेत में करिए। उद्यानिकी फसलें टपक सिंचाई के साथ होती है। जो भी आप फसलें लगा रहे हैं उनमें बेल वाली फसलें, उनमें सहारा दीजिए। सर बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां सर आपने दी हमारे किसान भाइयों को। हमारे साथ उन्नत किसान भी थे जिन्होंने अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां पसंद आई होंगी। आज के इस क्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।